नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद वीना मलिक में। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को आपने लगातार आगे बढ़ा रखा होगा, क्योंकि अगर आपने इस समय पर तैयारी को बिल्कुल छोड़ दिया है तो इसका मतलब आप अपने ही साथ धोखा कर रहे हैं। ठीक है? एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आपके जो विनय सर हैं, उनकी फ़िलहाल ट्रेनिंग चली हुई है। वो सुबह जल्दी चले जाते हैं और रात को लेट नाइट वो घर पहुँचते हैं, जिसकी वजह से फ़िलहाल वो आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाएँगे। तो इसलिए उनके बिहाफ़ पर मैं कुछ दिन आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करूँगी। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आएगा कि जो मैं समझाने की कोशिश करूँगी। जो डाटा है, वो उन्होंने ही मुझे प्रोवाइड किया है, मैं सिर्फ़ आपके सामने उसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जो है मूल अधिकार या फिर मौलिक अधिकार। ठीक है? क्या है हमारा आज का टॉपिक? मूल अधिकार। ठीक है, तो जो मूल अधिकार होते हैं, आप सभी जानते हैं कि उन्हें जो है संविधान के भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है? संविधान के भाग 3 के अंदर इसे रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक सम्मिलित हैं। ठीक है, तो आज हम इन्हीं सभी अनुच्छेदों के बारे में विस्तृत से समझेंगे। वैसे तो जो मेन अधिकार है, वो आप सभी को पता होंगे कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, कौन-कौन से अधिकार हैं। लेकिन उनसे संबंधित अन्य बहुत से तथ्य ऐसे होते हैं जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, लेकिन परीक्षा की जब हम तैयारी करते हैं तो हमें हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने मूल अधिकारों के साथ-साथ उनसे संबंधित जो अन्य तथ्य हैं उन्हें भी सम्मिलित किया है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो आपकी जो पहली पॉइंट्स हैं मूल अधिकार से रिलेटेड, उसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि मूल अधिकारों का जो स्रोत है वो अमेरिका है। मतलब मूल अधिकारों का जो आइडिया लिया गया था वो कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से लिया गया था। सबसे पहले अमेरिका ने मूल अधिकारों पर जोर दिया कि मूल अधिकारों को क्या करना चाहिए? संरक्षित करने चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के पास कुछ मूल अधिकार होने चाहिए। ये क्या करते हैं? ये हमें स्वतंत्रता प्रदान करते हैं ताकि हम अपने राष्ट्र में बिना किसी डर के, बिना किसी बाधा के रह सकें। तो ऐसा करने वाला सबसे पहला देश था अमेरिका, और मूल अधिकारों के आइडिया को इंडिया के संविधान के अंदर लिखा गया है अमेरिका के संविधान से। दूसरा पॉइंट है आपका कि मूल अधिकार को भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। तो कौन से भाग में इसे स्थान दिया गया है? मूल अधिकारों को स्थान दिया गया है भाग 3 के अंतर्गत। थर्ड पॉइंट, मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से 35 में विभक्त किया गया है। अब मूल अधिकार जो हैं वो कई सारे होते हैं, तो उन्हें बहुत सारे अनुच्छेदों में डिवाइड किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मूल अधिकार किन अनुच्छेदों में अ, विवरण किया गया है उनका, तो आप बोलेंगे कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में मूल अधिकारों का विवरण किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। मतलब स्टार्टिंग में हमारे पास कितने अधिकार दिए थे? संविधान में लिखे गए थे 7 अधिकार। लेकिन 1978 में क्या किया गया कि एक संशोधन किया गया। कौन सा संशोधन? 44वां संविधान संशोधन, जिसमें जो आपका छठा अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, उसे मूल अधिकार से हटा दिया गया और उसे एक विधिक अधिकार, मतलब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहले कितने मूल अधिकार थे प्रारंभ में? तो थे 7, और उसे हटाया कौन से संशोधन के तहत गया? 44वें संशोधन 1978 के तहत इसे हटाया गया। और जिस मूल अधिकार को हटाया गया वो कौन-सा था? वो था आपका संपत्ति का आधार या फिर संपत्ति का अधिकार। यदि आपसे पूछा जाए कि संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो आप हमेशा इसे या तो विधिक अधिकार समझेंगे या फिर कानूनी अधिकार। गलती से भी आप इसे मूल अधिकार नहीं कहेंगे। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होती है। नकारात्मक कैसे? कि कभी-कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो वो उनके लिए तो सकारात्मक है, लेकिन दूसरे के लिए वो क्या बन जाते हैं? वो गलत कर देते हैं दूसरों के साथ, तो इसलिए ये क्या हो जाते हैं? एक तरीके से नकारात्मक भी हो जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे? नकारात्मक और सकारात्मक दोनों है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट, विधिक रूप से मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मतलब
जो मौलिक अधिकार हैं वे फिक्स नहीं है, हम उनके अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि समय के साथ जीवन में परिवर्तन ज़रूरी होता है। तो इसी तरीके से मौलिक जो अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं, उनमें भी समय-समय पर परिवर्तन किया जाता है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब कानून बना था, तो उसमें जो औरतें होती थी, उन्हें ज़्यादा स्पेशलिटी दी जाती थी। लेकिन आजकल क्या है कि कुछ औरतें झूठे केस कर देती है, जिसकी वजह से अब जो कानून है, उसे थोड़ा लचीला बना दिया गया है, जिसमें जो आदमी होते हैं उनकी भी बात सुनी जाती है कि कहीं कोई झूठा केस तो नहीं कर रहा। तो ये होती है परिवर्तनशीलता कि अगर हम किसी कठोर कानून को लागू कर देते हैं, तो हो सकता है कि उससे किसी और के साथ अन्याय हो जाए। तो इसी अन्याय को रोकने के लिए क्या किया गया है, संविधान संशोधन बनाए गए हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे मूल अधिकार है, उनमें संशोधन किया जा सकता है। इसलिए कहा गया है कि मौलिक अधिकार क्या हैं आपके, परिवर्तनीय हैं। लेकिन ये परिवर्तन किसके द्वारा किया जा सकता है? न्यायालय के द्वारा। संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकार के संबंध में गारंटी दी गई है। तो मूल अधिकारों की गारंटी कौन देता है? आपका संविधान। तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि मूल अधिकारों की गारंटी कौन प्रदान करता है आपको, तो आप चूज करेंगे ऑप्शन संविधान। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मतलब जो हमें मूल अधिकार प्राप्त हैं, वो कुछ इस तरीके से प्राप्त है कि प्रत्येक व्यक्ति को सम्मान भी मिले, वो राष्ट्रहित में कार्य भी कर सके और राष्ट्रीय एकता भी देश में बनी रहे। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का उद्देश्य कानून की सरकार बनाना है, न कि व्यक्तियों की। मतलब इसमें कोई अकेला व्यक्ति अपने द्वारा बनाए गए कोई कानून लागू नहीं कर सकता, अपने कोई नए नियम नहीं बना सकता। जो चीज कानून में लिखित है, उसी के तहत हर व्यक्ति को ट्रीट किया जाएगा, चाहे वो व्यक्ति गरीब हो, चाहे वो व्यक्ति अमीर हो। तो इसका मतलब जो फैसले लिए जाएंगे, वो व्यक्तियों के हिसाब से नहीं लिए जाएंगे, वो किस हिसाब से लिए जाएंगे? कानून के हिसाब से लिए जाएंगे, क्योंकि कानून की दृष्टि में क्या होते हैं? सब समान होते हैं। तो इसलिए जो मूल अधिकारों का उद्देश्य है, वो कानून की सरकार बनाना है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मूल अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप चूज करेंगे कि कानून की सरकार बनाना, न कि व्यक्तियों की। व्यक्ति से यहाँ पर आपका मतलब किसी व्यक्ति विशेष, जैसे कि कोई डिक्टेटर हो सकता है, तानाशाह हो सकता है, तो उसकी यहाँ पर कुछ मर्जी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो मर्जी चलेगी वो किसकी चलेगी? कानून की चलेगी। जो सही है वही होगा। नेक्स्ट पॉइंट, मूल अधिकार व्यक्ति के चहुमुखी विकास। मतलब जो मनुष्य होता है, उसमें 4 तरीके के विकास होते हैं। एक तो भौतिक विकास होता है, मतलब आपकी फिजिकल ग्रोथ। बौद्धिक विकास, जिसमें आपकी दिमागी विकास की बात की जाती है। नैतिक मतलब आपका जो सामाजिक विकास होता है। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक मतलब जिसमें हम अपने खुद के अंतर्मन को समझते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। जो हम अपने अंदर हमारा जो खुद का अस्तित्व होता है, उससे संबंधित जो ज्ञान होता है, वो आपका आध्यात्मिक ज्ञान होता है। तो इन चारों विकास को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्या आवश्यक है? मूल अधिकार आवश्यक है। क्योंकि अगर किसी से उसके मूल अधिकार छीन लिए जाते हैं, तो या तो उसे भौतिक अ, रूप से उसके वृद्धि में कमी हो जाती है, बौद्धिक रूप से वो पिछड़ जाता है, उसका नैतिक विकास नहीं हो पाता, या फिर आध्यात्मिक रूप से वो पीछे रह जाता है। तो चहुमुखी विकास के लिए क्या प्रदान किए गए हैं? आपको मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकारों को उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटी व सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो मूल अधिकारों की रक्षा करने का जो काम दिया गया है, वो किसे दिया गया है? उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस चीज की गारंटी देगा कि हमारे जो मूल अधिकार है, उसे किसी भी परिस्थिति में हमसे छीना नहीं जाएगा। चाहे फिर हम अमीर हों, चाहे हम गरीब हो, गोरे हों, काले हों, कैसे भी हों, लेकिन हम सभी को मूल अधिकार प्रदान किए जाएंगे। और इसकी गारंटी कौन देता है हमें? उच्चतम न्यायालय देता है। नेक्स्ट, मूल अधिकारों में परिवर्तन केवल संशोधन अधिनियम के तहत हो सकता है, ना कि साधारण विधेयक द्वारा। कि अगर मूल अधिकारों में परिवर्तन करना है, तो कोई नॉर्मल विधेयक उसमें काम नहीं करेगा, बल्कि संशोधन अधिनियम के तहत ही इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के प्रत्याभूत अधिकारों को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। मतलब जब राष्ट्रीय आपात की स्थिति होती है, तो उस समय पर जो आपके मूल अधिकार होते हैं, उन्हें निलंबित किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे जब इलेक्शंस होते हैं, तो उस टाइम पे क्या किया जाता है कि
एक जगह इकट्ठा होने पर रोक लगा दी जाती है। किसी के भी बारे में अगर कुछ उल्टा-सीधा कोई बोल देता है तो उसके खिलाफ केस हो जाता है। ऐसे ही जो जब दंगे होते हैं, जैसे हिंदू-मुस्लिम दंगे हो जाते हैं या फिर कोई भी समुदाय पर आधारित दंगे हो जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या किया जाता है कि मूल अधिकारों को कुछ टाइम के लिए कंट्रोल कर दिया जाता है। मतलब उसमें ग्रुप बनाने की हमें आज़ादी नहीं होती, कुछ भी बिना मतलब की बात बोलने की अनुमति नहीं होती। तो ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में। लेकिन इस आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 के तहत जो हमें अधिकार प्रदान हैं, उन्हें नहीं छीना जा सकता। बाकी जो अधिकार हैं आपके 15, 16, 17, 18, 19 और 22 से लेकर 35 तक के, उन्हें सरकार हमसे ले सकती है। ठीक है? तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपके मौलिक अधिकारों से संबंधित। आइए अब समझते हैं अपने मूल अधिकारों को कि हमें कौन-कौन से मूल अधिकार प्राप्त हैं। सबसे पहला जो आपका मूल अधिकार है, आप समझते हैं कि मूल अधिकार हमें कितने प्रदान किए गए हैं? 6 मूल अधिकार हमें प्रदान किए गए हैं। तो सबसे पहला जो मूल अधिकार है वो है आपका समता का अधिकार। समता यानी समानता का अधिकार। अब जो समानता का अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 के अंदर हमें दिया गया है। तो समझते हैं कि 14 में क्या है, 15 में, 16 में और 17, 18 में क्या दिया गया है। तो पहले है आपका अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के तहत हमें दी जाती है विधि के समक्ष समानता। विधि यानी कि कानून की नजरों में सब समान होंगे, चाहे कोई अमीर हो या फिर गरीब हो। ठीक है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि विधि के समक्ष समानता किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ये कही गई है आपके अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब विरोध, कि धर्म के आधार पर, मूल के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? अनुच्छेद 15 में। नेक्स्ट, लोक नियोजन में समान अवसर। लोक नियोजन होता है मतलब आपकी जो सरकार बनाना है या फिर जो कानून चलाना है, उसमें सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। जैसे कि जब आपकी कोई भी भर्ती निकलती है तो वो आपकी कास्ट बेस नहीं निकलती कि इसी जाति के लोग इसे भर सकते हैं, या फिर वो धर्म के आधार पर भी नहीं निकलती, उसमें सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो यही क्या होता है? लोक नियोजन। लोक नियोजन मतलब जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है उसे बनाने वाले जो लोग होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे। तो लोक नियोजन में समानता का अवसर कौन प्रदान करता है आपको? अनुच्छेद 16 प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत थी पहले, उसका अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों पर रोक लगाता है। उपाधियां मतलब पहले क्या की जाती थी, जैसे राजा किसी को भी कुछ भी उपाधि प्रदान कर देते थे। जैसे ब्रिटिश ने बहुत सारे जैसे उन्होंने क्या कहते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर की उपाधि दी थी। इस तरीके से जो उपाधियां प्रदान की जाती थी, ये अनुच्छेद उस पर रोक लगाता है, क्योंकि इससे किसी एक इंसान को बहुत ज्यादा स्पेशल बना दिया जाता है। तो ये इस चीज पर भी रोक लगाता है कि कोई भारतीय व्यक्ति अगर विदेश से कोई उपाधि धारण करता है तो वो भी क्या होगी? गलत होगी। तो ठीक है, तो अनुच्छेद 18 क्या करता है? उपाधियों पर रोक लगाता है। ठीक है, तो ये थे आपके समता के अधिकार 14 से 18। उम्मीद है कि ये सब आपको अच्छे से समझ आए होंगे और ये आपको याद भी होने चाहिए। एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर अनुच्छेद 15 में, लोक नियोजन अनुच्छेद 16 में, अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 में और उपाधियों पर रोक अनुच्छेद 18 में। जब भी आप इन अधिकारों को याद करेंगे तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आप समानता के अधिकार को याद करें। केवल इसके अंदर जो ये 5 अधिकार दिए गए हैं, इन्हें 5-6 बार याद करें, उन्हें लिख कर देखें, उसके बाद आप अगले अधिकार को याद करें। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने अगले अधिकार की तरफ। नेक्स्ट सेकंड अधिकार है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 में डिस्कस किया गया है। तो दूसरा अधिकार अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरा अधिकार कौन सा है, तो आप बोलेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 में कहा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति, सम्मेलन, प्रेस, निवास। मतलब इस अनुच्छेद 19 के तहत हमें बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति मतलब अपने मन के विचार किसी के सामने प्रकट करना क्या कहलाता है? अभिव्यक्ति कहलाता है।
किसी सम्मेलन में भाग लेने की स्वतंत्रता, प्रेस को जो स्वतंत्रता प्राप्त है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये किसके तहत प्रदान है आपको? 19A के तहत। कि 19A क्या देता है? प्रेस की स्वतंत्रता प्रदान करता है। निवास मतलब कहीं भी रहने की जो स्वतंत्रता है, वो भी हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। ठीक है। नेक्स्ट अनुच्छेद है आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये कहता है कि जब तक हमारा दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक हमें किसी प्रकार की सजा नहीं सुनाई जा सकती। तो ये अधिकार हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 20 प्रदान करता है। नेक्स्ट, जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब राइट टू लाइफ या फिर राइट टू फ्रीडम हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, ये प्रदान करता है 21A। 21 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में आने के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 21A संविधान में कब जोड़ा गया और अनुच्छेद 21A कहता क्या है? तो अनुच्छेद 21A क्या कहता है कि सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो आपको अनुच्छेद 21A जरूर याद रखना है। अनुच्छेद 19, 20 और 21 तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये अनुच्छेद 23-24 में डिस्कस किया गया है कि अगर किसी का शोषण हो रहा है तो वो भी क्या है, उसके विरुद्ध आवाज उठाना भी क्या है, किसी इंसान का एक मौलिक अधिकार है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसकी पैरवी की जाएगी। अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि बाल श्रम का निषेध, कि किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने, फैक्ट्री वगैरह में हम काम पर नहीं लगा सकते। ऐसा करने पर माता पिता को भी दंड दिया जाएगा और जो फैक्ट्री या कारखाने वाला उसे जॉब पर रख रहा है उसे भी क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। तो ये कौन कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए। कौन से बच्चे? 14 साल से छोटी उम्र के बच्चे। नेक्स्ट है अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 क्या कहता है? कारखाने आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 23 और 24 में ये अंतर है कि 23 कहता है कि कहीं भी काम नहीं किया जाएगा और 24 कहता है कि विशेषतः कारखानों में बच्चों द्वारा काम नहीं कराया जाएगा। नेक्स्ट अधिकार है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 तक। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अंतरण अभ्यास तथा धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता, कि हमारे पास अधिकार है कि हम अपने धर्म का कितना भी प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लोग जागरण करते हैं तो उसमें क्या होता है, भगवान के गीत गाए जाते हैं, लोगों को बुलाया जाता है। तो लोगों को बुलाने से क्या होता है कि जो लोग जागरण में आए हैं उनके मन में भक्ति भावना जाग जाती है। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रचार प्रसार करते हैं हम अपनी भक्ति का। इसी प्रकार जो मुस्लिम होते हैं उनके पास ईदगाह होती है जिसमें लोग इकट्ठा होते हैं और वे अपने धर्म के बारे में कथाएं सुनाते हैं, जिससे कि उनका धर्म का क्या होता है, प्रसार होता है। इसी तरीके से चर्च में लोग जाते हैं, तो अलग-अलग धर्म के लोग अलग-अलग जगह पर जाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता कौन प्रदान करता है आपको? अनुच्छेद 25 प्रदान करता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधक की स्वतंत्रता, कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की भी हमें स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है अनुच्छेद 28। कुछ शिक्षा संस्थानों में धार्मिक शिक्षा एवं उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता, कि जो शिक्षण संस्थान है उसमें भी हम अपने धर्म के बारे में कुछ शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता भी हमें कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 28 प्रदान करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी वो स्वतंत्रता जो कि हमें धर्म से संबंधित प्रदान की गई है, क्योंकि हमारा देश क्या है? एक पंथ निरपेक्ष देश है। कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष। ये बात सर ने आपको पहले भी समझाई थी कि हमारा जो देश है वो धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि कैसा है? पंथ निरपेक्ष है। धर्म निरपेक्ष का मतलब होगा कि किसी भी धर्म को ना मानेगा ना उसका समर्थन करेगा, लेकिन पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि ये सभी धर्मों का सम्मान करेगा, उनके प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान करेगा। तो आपको याद रखना है कि भारत कैसा देश है? पंथ निरपेक्ष, न कि धर्म निरपेक्ष। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सभी चीजें अच्छे से समझ आ रही हैं। अगला आपको अधिकार, जो पांचवा अधिकार दिया गया है, वह है आपका शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 के तहत इसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। कि जो आप सब जानते हैं कि जो ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग होते हैं, जैसे कि आप सपोज करो आपका गांव है
उसमें कुछ लोग हिंदी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी बोलते हैं। 80% लोग मराठी बोलते हैं, 20% लोग हिंदी बोलते हैं। तो नॉर्मली जो स्कूल बनाया जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा, मराठी को ही मेन लैंग्वेज बनाया जाएगा, क्योंकि वहाँ 80% लोग मराठी के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई हिंदी भाषा से संबंधित स्कूल उस इलाके में खोलना चाहता है, वो अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की वहाँ पर प्रचार प्रसार करना चाहता है, तो इसकी अनुमति भी उसे प्रदान की जाएगी। किसके तहत? अनुच्छेद 29 के तहत। क्योंकि अगर अपनी भाषा में पढ़ने का अधिकार उन 20% लोगों को नहीं दिया जाएगा, तो इससे उनके मौलिक अधिकारों का क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। और उस हनन को रोकने के लिए ही क्या बनाया गया है? अनुच्छेद 29 बनाया गया है, ताकि जो अल्पसंख्यक है उनके हितों की भी रक्षा हो सके। ठीक है। नेक्स्ट अधिकार है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। मैंने आपको बताया था कि जो संविधान के अंदर मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, इनके अंदर समय समय पर परिवर्तन किया जाता है, ताकि जो नई चीजें हैं वो उसमें ऐड ऑन की जा सके। तो इसी के तहत आपका जो ये छठा अधिकार है, वो इसी चीज का अधिकार है कि संविधान में उपचार किया जाए, यानी कि आपको जो मौलिक कर्तव्य प्रदान किए गए हैं उनमें समय समय पर संशोधन किए जा सके। तो ये किसके तहत किए जाते हैं? अनुच्छेद 32 से 35 के तहत किए जाते हैं। अब अनुच्छेद 32 क्या कहता है कि मूल अधिकार को परिवर्तित करने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। कि अनुच्छेद 32 क्या प्रदान करता है कि अगर हम चाहते हैं कि मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन किया जाए, तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा। तो उच्चतम न्यायालय जाने की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 32 में कही गई है। जहां पर उच्चतम न्यायालय क्या प्रदान करता है? हमें 5 प्रकार की रिट प्रदान करता है। तो ये रिटें कौन सी हैं? ये 5 रिटें आपके सामने लिखी हुई हैं। ये पांचों रिटें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब है। ठीक है, किसका क्या मतलब है? एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो ये आपका 32वां अनुच्छेद है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद माना गया है, जिसे संविधान के आत्मा और हृदय की संज्ञा भी दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई है? आत्मा और हृदय की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इस अनुच्छेद के बिना जो आपका संविधान है वो क्या है? अर्थहीन है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने ही इसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बताया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि अनुच्छेद 32 क्या करता है? संवैधानिक उपचार का अधिकार हमें प्रदान करता है। और उन्हीं अधिकारों को बरकरार रखने के लिए कि वो परिवर्तन किस प्रकार किया जाएगा, क्या क्या उसके ऊपर कदम उठाए जाएंगे, कैसे पहले ये देखा जाएगा कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या फिर नहीं हुआ है, परिवर्तन किया जाना चाहिए या फिर नहीं किया जाना चाहिए। तो इसी सभी प्रोसेस को मिलाकर ये आपकी 5 रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय के द्वारा। तो आइए देखते हैं कि ये पांचों रिटें क्या कहती हैं। पहली रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी रिट है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का आप जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आपका प्रस्तुत किया जाए। प्रस्तुत किया जाए मतलब जिस व्यक्ति को हिरासत में रखा गया है उसे सबके सामने प्रस्तुत करना इसका मेन मतलब होता है। क्योंकि जब तक आदमी सामने नहीं आएगा तब तक हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि जो मामला उस व्यक्ति के खिलाफ दर्ज है वो वैध है या अवैध है। अगर वो मामला वैध पाया जाता है तो व्यक्ति को सजा मिलती है, और अगर अवैध पाया जाता है तो उसे हिरासत में लिया जाता है। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है आपका परमादेश। परमादेश क्या है? हम आदेश देते हैं। परमादेश भी क्या है? एक रिट है। इसका शाब्दिक अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह क्या है? एक प्रकार का नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परमादेश कौन जारी करता है और किसके लिए जारी करता है। तो परमादेश उच्चतम न्यायालय जारी करता है। किसके लिए? सार्वजनिक अधिकारियों के लिए इसे जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रतिषेध। कि प्रतिषेध का क्या मतलब है? अब प्रतिषेध जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपका रोकना।
इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है? ये उच्चतम न्यायालय द्वारा लिया जाता है, लगाया जाता है किसके ऊपर? जो निम्न क्षेत्र के न्यायालय हैं, उनके ऊपर इसे लगाया जाता है कि अगर वो कोई फैसला सुनाने वाले हैं, उसे रोकने के लिए। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेक्षण। उत्प्रेक्षण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना, कि अगर किसी मौलिक अधिकार का हनन किया गया है, तो उसकी सूचना अन्य न्यायालय को प्रदान करना। अगला है अधिकार प्रच्छा। अधिकार प्रच्छा का क्या मतलब होता है? वारंट जारी करना। अब सपोज करो एक आदमी है, वो शिकायत करने आया है कि मेरे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। ठीक है? तो उसके लिए सरकार न्यायालय क्या जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा कि उस आदमी को पेश करो भाई, जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है। परमादेश जारी किया जाता है कि हम आदेश देते हैं कि इस चीज की आप छानबीन कीजिए। अगला प्रतिषेध, रोका जाता है निम्न न्यायालयों को कि अगर वो सच में उसके अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उत्प्रेक्षण क्या है? कि उसके इस बात को प्रमाणित होना कि सच में उसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है या फिर नहीं किया गया है। तो ये जो आपके स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं, ये किससे संबंधित है? उस व्यक्ति से संबंधित हैं जिसके मूल अधिकारों का हनन किया गया है, यानी कि जो शिकायत करता है। लेकिन जो आपका ये लास्ट पॉइंट है अधिकार परीक्षा, इसे ये तो कर ही सकता है, लेकिन ये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भी किया जा सकता है। अधिकार परीक्षा के लिए जो रिक्वेस्ट है वो कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है। ठीक है? तो आपको याद रखना है कि जो शुरू की 4 रिटें हैं, वो सिर्फ उसी व्यक्ति से संबंधित हैं जो जिसके मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, लेकिन 5वीं रिट उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी डाल सकता है। ठीक है? तो अधिकार परीक्षा का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो न्यायालय है वो वारंट जारी करेगा, सर्च वारंट जारी करेगा उस क्षेत्र के प्रति जिसके अंदर इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ है, मौलिक अधिकारों का इसके हनन हुआ है, कि वहां पर जाके छानबीन की जाएगी कि क्या सच में इसके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है? तो ये थी आपकी 5 रिटें जो कि उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की जाती हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 33। वैसे मेन है इनका शाब्दिक अर्थ। आपको सिर्फ इनका शाब्दिक अर्थ अच्छे से पता होना चाहिए कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी प्रस्तुत किया जाए, परमादेश यानी हम आदेश देते हैं, प्रतिषेध यानी रोकना, उत्प्रेक्षण यानी प्रमाणित होना या सूचना देना, तथा अधिकार परीक्षा माने वारंट जारी करना। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 क्या करता है कि जो संसद की शक्ति है, मूल अधिकार को संशोधित करने की जो संसद की शक्ति है, उसे कौन बताता है? अनुच्छेद 33 बताता है। मार्शल लॉ या सैन्य कानून द्वारा मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, ये कौन कहता है? अनुच्छेद 34 कहता है। अनुच्छेद 24 भी क्या है? बहुत 34 क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्शल लॉ और सैन्य कानून की यहाँ पर बात की गई है। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल की बात थी कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को रोका जा सकता है, मतलब उन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। वैसी ही एक व्यवस्था होती है मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून। अगर किसी इलाके में मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून कार्यान्वित है, तो उस इलाके में क्या होंगे? आपके जो मौलिक अधिकार होंगे उन्हें अवरुद्ध कर दिया जाएगा। मतलब उस जगह पर आप अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित कोई भी विचार सरकार के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते कि इस जगह पर मुझे बोलने का अधिकार नहीं दिया गया या फिर मुझे जीने का अधिकार नहीं दिया गया या फिर मुझे किसी के साथ मिलने से रोका गया। तो ये सभी जो अधिकार है वो ऐसे क्षेत्र में आपसे वापस ले लिए जाते हैं। कैसे क्षेत्र में? जहाँ पर मार्शल लॉ या फिर सैन्य कानून लागू होता है। तो मार्शल लॉ और सैन्य कानून के दौरान मूल अधिकारों पर प्रतिबंध की बात किसमें कही गई है? अनुच्छेद 34 में कही गई है। ठीक है? तो एक बार और देख लीजिए कि संविधान संशोधन की बात किसमें की गई है? अनुच्छेद 32 में की गई है न्यायालय द्वारा। संसद द्वारा की गई है अनुच्छेद 33 में, और वापस लेने की बात सैन्य कानून के दौरान किसमें की गई है? अनुच्छेद 34 में की गई है। तो ये थे आपके 6 मौलिक अधिकार जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है और हर किसी इंसान को पता होने चाहिए। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इन्हें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं। अगर बीच में कोई गलती हुई है तो प्लीज मुझे बताइए, एंड प्लीज डोंट माइंड। ओके, अब डिस्कस करते हैं अन्य तथ्य जो कि आपके मूल अधिकारों से संबंधित है। तो
आइए डिस्कस करते हैं। पहला है आपका मूल अधिकार अस्थायी है। अस्थायी क्यों है? क्योंकि भाई राष्ट्रीय आपात के दौरान इन्हें हटा दिया गया है, सैन्य कानून के दौरान इन्हें हटा दिया गया है, तो ये क्या है आपके अस्थायी हैं। नेक्स्ट है सीमित है, कि इनकी भी एक सीमा है। नेक्स्ट राज्य के विरुद्ध अधिकार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राज्य के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से हैं आपके? अनुच्छेद 15, 16 और 18 जो हैं वो क्या प्रदान करते हैं आपको? राज्य के विरुद्ध अधिकार प्रदान करते हैं कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाए, जो अनुच्छेद 15, 16 और 18 में प्रदान है, तो उसके लिए आप राज्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवा सकते हैं। नेक्स्ट है देशी और विदेशी दोनों को प्राप्त अधिकार है, मतलब कुछ अधिकार ऐसे हैं जो कि विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो ऐसे अधिकार जो विदेशियों और देशियों दोनों को ही प्राप्त हैं, वो कौन-कौन से हैं आपके? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से 22 से लेकर 28 तक के ये जितने भी अधिकार हैं, ये सभी हमें तो प्राप्त हैं ही हैं, साथ में विदेशियों को भी प्रदान किए गए हैं। जो अनुच्छेद इनमें वर्णित नहीं है, वो अधिकार विदेशियों को प्रदान नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकारों का निर्माण नागरिकों के लिए किया गया है, कि मूल अधिकारों का निर्माण किस लिए किया गया है? स्पेशली नागरिकों के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ऐसे अधिकार जिनमें दंड का प्रावधान है, वो कौन कौन से आपके? अनुच्छेद 17, 23 एवं 24। नेक्स्ट है आपके 93 संशोधन 2005 द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में 27 सीटें आरक्षित होंगी। इसमें आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थान भी शामिल है। ये एक इम्पोर्टेंट संशोधन है। कौन सा आपका? 93वां संशोधन है जो 2005 में किया गया था, जिसके अंतर्गत यह कहा गया था कि जितने भी उच्च शिक्षण संस्थान है, मतलब जिसमें आप बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह ये करते हैं, इन सभी संस्थानों में जो 27 सीटें हैं वो किसके लिए आरक्षित रहेगी? पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित रहेगी, चाहे वो कितना ही बड़ा शिक्षण संस्थान हो, जैसे कि आईआईटी और आईआईएम जैसा भी। एक और संविधान संशोधन की बात यहाँ पर की गई है, अनुच्छेद 21A, जिसके तहत निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। ये अधिनियम आपका कब पारित किया गया था? 2009 में पारित किया गया था, जिसके अनुसार 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, तथा यह